जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, क्लास 9 फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 9 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इसमें आज का हमारा मौजू है पेज नंबर 133 खोलें, मैस एनर्जी इक्वेशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। E = mc²। बेटा आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन पेश की थी, आइंस्टाइन ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैस एनर्जी इक्वेशन इसको कहा जाता है, मैस एनर्जी इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी और मैस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। मैस और एनर्जी को हम आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। एनर्जी मैस में बदली जा सकती है और मैस को हम एनर्जी में बदल सकते हैं। E एनर्जी, M मैस, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। दिस इज़ कांस्टेंट। स्मॉल c जहाँ पे भी लिखा हो फिज़िक्स के अंदर आपने इसको कांस्टेंट समझना है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद E = mc इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। बेटा फॉसिल फ्यूल्स करोड़ों साल पहले, जब इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, इस कुर्रा ज़मीन पर मौजूद नहीं थे, तो दरख्त, जंगलात और जानवरों के जो फॉसिल्स हैं, मरे हुए जानवर ज़मीन के अंदर दब गए। आपको पता है मौसमी तब्दीलियाँ बेशुमार इस खित्ते पे आती रही हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ये इंसानियत, बहुत सारे इंसान भी ज़मीन के नीचे दब गए। तो बहरहाल ज़मीन के अंदर जो मरे हुए जानवर या दरख्त मौजूद हैं, उनके ऊपर पानी भी फिर पानी भी मौजूद था, और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा, और उसके ऊपर ज़मीन का दबाव, फिर उसके ऊपर मिट्टी आ गई। ये तब्दीलियाँ इस दुनिया में होती रही हैं, और उसके बायस फिर क्या हुआ, ज़मीन की अंदर से हीट भी उनको मिली, तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हुए हैं। उन फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। किस तरीके से, ये फ़्लो डायग्राम देखें पेज नंबर 133 के ऊपर। वो कहता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल्स एज इनपुट, वो यूज़ होती है, फॉसिल फ्यूल को हम कन्वर्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वो कहता है कि फॉसिल फ्यूल्स को जब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं, तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी आगे स्टीम में कन्वर्ट होती है, और स्टीम जो है वो बेसिकली स्टीम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो टरबाइंस, जनरेटर चलाने के लिए, और वो जनरेटर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये फ़्लो डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। उसके बाद बेटा इस एनर्जी का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असरात हैं, ये आपने डिटेल में रीडिंग कर लेनी है, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसकी एक एक लाइन को बड़े गौर से आप पढ़िएगा कि इसके क्या मुस्बत और मनफी असरात हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। हमारा टॉपिक है जी फ़्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स। सबसे पहले है जी इलेक्ट्रिक लैंप। कौन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। जो लैंप हमारे पास है वो आपको पता है कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रोशनी बनती है, हीट पैदा होती है, लाइट एनर्जी और हीट। उसके बाद एनर्जी सेवर लैंप। जो एनर्जी सेवर लैंप है वो हीट पैदा नहीं करता, वो डायरेक्ट क्या है, लाइट पैदा करता है। एनर्जी कन्वर्जन में और देखें जी, व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन द लेवल रोड। लेवल रोड है, प्लेन रोड है, उसके ऊपर एक व्हीकल, कोई गाड़ी जा रही है, तो वो केमिकल एनर्जी, उसमें जो पेट्रोल डालते हैं या गैस डालते हैं या डीजल डालते हैं, वो उसका फ्यूल है, और वो केमिकल एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है। वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में, काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी आगे फिर वर्क करती है, जिसकी बिना पे वो गाड़ी फासला तय करती है। उसके बाद पावर स्टेशन के अंदर देखें जी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, जो कि डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में भी, हीट एनर्जी में भी बदल रही होती है, साउंड एनर्जी में भी बदल रही होती है, और काइनेटिक एनर्जी में भी बदल रही होती है। आगे काइनेटिक एनर्जी भी मज़ीद हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है और साथ वर्क करती है, और वर्क भी साउंड और हीट पैदा करता है और साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से साउंड और हीट पैदा करती है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा फ़्लो डायग्राम थी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि कोई सिस्टम कितना फ़ायदामंद है। एफिशिएंसी का जनरल मतलब आपने लेना है कि कोई सिस्टम हमारे लिए कितना एफिशिएंट है, कितना कारआमद है। और एफिशिएंसी का फार्मूला आपने जहन में रखना है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। कि हम किसी सिस्टम को, किसी मशीन को कितना इनपुट देते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या देता है, कितना हम उसको इनपुट देते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या देता है। इससे किसी सिस्टम की कारकर्दगी का पता चलता है कि कोई किस सिस्टम कितना फ़ायदेमंद है। तो अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। एफिशिएंसी चूँकि दो चीज़ों की रेशो है, आउटपुट और इनपुट की रेशो है, लिहाजा एफिशिएंसी हैज़ नो यूनिट। एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखें जी, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट। एफिशिएंसी दो चीज़ों की रेशो है, किस किस की, उसके आउटपुट की जो हम एनर्जी से हासिल करते हैं, टू बी टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट, और जो टोटल एनर्जी हम आउटपुट के तौर पे हासिल करते हैं उसकी रेशो वो टोटल एनर्जी जो हम उसको इनपुट के तौर पे देते हैं। इन दोनों चीज़ों की रेशो लें तो वो एफिशिएंसी का फार्मूला है। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर, इसका फार्मूला मैं लिखता हूं क्योंकि फार्मूले की बिना पे ही सारी इसकी वजाहत होगी। P इज इक्वल टू W/T। P इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का लफ्ज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे विद रिस्पेक्ट दैट वैल्यू इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अगर कोई बॉडी वक़्त के लिहाज से जो ज़्यादा काम करेगी हम कहेंगे उसकी ज़्यादा पावर है, और वक़्त के लिहाज से जो बॉडी थोड़ा काम करेगी हम कहेंगे कि इसकी पावर थोड़ी है। वक़्त के लिहाज से काम करने की शरह को पावर कहते हैं। उर्दू में इसको यूँ बयान करेंगे, वक़्त के लिहाज से काम करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर का यूनिट जी वाट है। पावर 1 वाट तब होगी जब कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे। The power of the body is said to be 1 watt if a body does a work of 1 joule in 1 second। किसी बॉडी की पावर 1 वाट तब होगी जब वो बॉडी 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे। और 1 वाट किसके इक्वल आ गया जी, यहाँ से 1 वाट इज इक्वल टू जूल, और ये एस ऊपर चला जाएगा तो -1 लगाएंगे पावर, तो 1 वाट इज आल्सो इक्वल टू जूल पर सेकंड। ठीक है जी। इसके बाद ये जो यूनिट है वाट, ये छोटा यूनिट है। हम बाज़ दफ़ा इसका बड़ा यूनिट भी लेते हैं, किलोवाट, मेगावाट। इससे बड़ा यूनिट भी लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स घोड़े वाला जो हॉर्स होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। यह भी हम एक यूनिट इसका यूज़ करते हैं बड़े बड़े इंजन्स के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरी के लिए। तो बेटा ये था आपका पावर वाला टॉपिक। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को, एनर्जी और पावर में क्या फ़र्क है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोग समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें एक छोटी मोटर लगी हुई है पानी निकालने के लिए ज़मीन से, तो वो 100 लीटर पानी निकालती है घंटे में। एक बड़ी मोटर लगी हुई है वो 500 लीटर पानी निकालती है। तो किसकी पावर बेटा ज़्यादा हुई? जो 500 लीटर निकालती है। दोनों को टाइम कितना कितना दिया है हमने? 1-1 घंटा दिया है। और उन्होंने काम क्या किया है? एक ने काम किया है कि 100 लीटर उसने पानी हमें आउटपुट दिया है, दूसरे ने 500 लीटर पानी आउटपुट दिया है। तो पावर का जहाँ पे भी जिक्र आएगा वो वक़्त के लिहाज से काम करना होगा, टाइम उसमें आएगा। लेकिन बेटा जो एनर्जी है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो एनर्जी है वो कोई काम, उसमें वक़्त की पाबंदी नहीं होती है कि कितनी देर में कितने वक़्त में ये काम किया गया है।
मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, खरगोश और कछुए वाली आपने मिसाल सबने पढ़ी हुई है। खरगोश जो है वो गुरूर करता है और वो रेस लगा लेता है कछुए के साथ, और खरगोश जो है वो भाग के चलता है। हम यूँ कह लेते हैं कि उसकी पावर ज़्यादा थी क्योंकि उसने 2 मिनट में काफ़ी फासला तय कर लिया था। कछुए की पावर कम थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब कछुआ जो है वो थक गया है, रास्ते में जाके सो गया है। हम कह सकते हैं कि कछुए की एनर्जी कम थी और जो उसकी खरगोश की एनर्जी कम थी, वो सो गया है, लेकिन कछुए की एनर्जी ज़्यादा थी, वो चलता रहा है, उसने ज़्यादा फासला तय कर लिया है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। 2 शख्स पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, दोनों एक ही वक्त में चढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़ी तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है, तो कोई देखने वाला कह सकता है कि उस बंदे की पावर ज़्यादा है जो आगे निकल गया है, और ये जो स्लो स्लो जा रहा है ना, इसकी पावर थोड़ी है। लेकिन एक बंदा थक गया है, वो बहुत थक गया, उससे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ा जा रहा, तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। लेकिन जो दूसरा बंदा था उसके पास एनर्जी ज़्यादा है और वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया है। दोनों का फ़र्क थोड़ा सा बेटा वाज़े हो गया है। एक छोटा सेल जो होता है ना, छोटा सेल, वो छोटी गाड़ी चलाने के लिए, रिस्ट वॉच चलाने के लिए जो होता है, उसकी एनर्जी थोड़ी होती है, और जो बड़ा सेल होता है जिससे हम बड़ी बड़ी टॉर्च चलाते हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों चीज़ों में बेटा फ़र्क था, पावर में और एनर्जी में। इस तरह हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। ये नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स इसके शुरू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।